हेलो फ्रेंड्स, स्पार्क फार्मा गाइडलाइन की तरफ से मैं रविंद्र कुमार जोशी, एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड हैविंग द साथ में अकाउंट का भी काम करता हूँ और हैविंग द एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर इन द फील्ड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम विजय मलिक जी के द्वारा लिखी गई जो आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बुक है उसके रूल एक्ट्स एंड रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि एक्ट और रूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारा मंत्रालय यानी कि इससे संबंधित ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग से संबंधित मंत्रालय जिसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर कहते हैं, वो हमारा एक बिल यानी कि उसके मंत्री हमारा एक बिल प्रोसेस में लाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर उसको रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग अगर बियॉन्ड द लिमिट चली जाती है तो उसके लिए हमारा जो अब बिल था वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक्ट से ही शेड्यूल्स क्रिएट होते हैं और शेड्यूल से ही हमारे क्रिएट होते हैं रूल्स। और ये सब तब तक नहीं होता जब तक कि प्रेसिडेंट माननीय श्री प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते, माननीय श्री गवर्नमेंट के साइन नहीं हो जाते। प्रेसिडेंट जी के साइन होने का मतलब है कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल्स में आ गया है और गवर्नर जी का साइन होने का मतलब है कि ये अब स्टेट में एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल वाई तक है और शेड्यूल ए बी सी डी इसके अंदर होता क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि एक सफ़र होता है हमारा बिल से एक्ट और एक्ट से रूल, रूल जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम फॉलो नहीं करेंगे। होता क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए, और ह्यूमैनिटी में तो ह्यूमन ही नहीं है, ह्यूमन और एनिमल बींग्स के लिए कि वो सस्टेन रह सकें, वो सरवाइव कर सकें, वो हेल्दी लाइफ को जी सकें, इसके लिए रूल बनाए जाते हैं। शेड्यूल ए जो है वो एप्लीकेशंस का हमारा एक चैप्टर खोलता है, एक फील्ड खोलता है जिसके अंदर कम से कम 1 से लेकर 50 तक के फॉर्म्स होते हैं। जिस उन फॉर्म्स में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाने हैं और मेरी प्रीमाइसिस है और इस प्रीमाइसिस में ये प्रोडक्ट मैं बनाऊं तो मुझे इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए। तो इसके लिए हम शेड्यूल ए के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनसे एप्लीकेशन देते हैं, परमिशन मांगते हैं। मान लीजिए हमें परमिशन मिल जाती है, परमिशन के बाद हम अब हमारा बिजनेस थोड़ा सा और हमें अपग्रेड करना है तो हम लोन लाइसेंस का भी देते हैं ताकि दूसरे लोग भी आके अपने प्रोडक्टों को बना सकें, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द एफडीए। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अंदर 1 से लेके 50 तक फॉर्म होते हैं और उसमें भी जो फॉर्म 24, 25, 26 से लेकर 31 तक बहुत 35 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 36, 37, 30 बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए। देखो, फॉर्म 25 जो होता है वो हमारा बेसिकली एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन कॉस्मेटिक के अंदर 2020 में नए रूल्स आ गए थे कि कॉस्मेटिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसको और अमेंडमेंट करवा दिए और करवाने के बाद हमें पता चला कि इसमें 1 से लेकर 24 तक के फॉर्म हैं। अब कॉस्मेटिक के लिए हमें इधर नहीं जाना पड़ेगा, 25 में नहीं जाना पड़ेगा, फॉर्म 25 में नहीं जाना पड़ेगा, कॉस के अंदर जाना पड़ेगा। और कॉस के अंदर सीरीज बनी हुई है जब मैं आपको अपने उसमें यूट्यूब में बताऊंगा कि कौन कौन सी जब डिस्कशन इस पर ब्रीफ नहीं, इसमें अब एलोबरेट डिस्कशन होगा तब मैं बताऊंगा। शेड्यूल बी के अंदर शेड्यूल बी के अंदर अब हम बात करते हैं, इसमें रेट लिस्ट है हमारी। ठीक है, कि एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रूव्ड लैब्स हैं उसके अंदर क्या फीस होनी चाहिए और उस फीस के बारे में पूरा डिटेल है। शेड्यूल सी के अंदर अगर हम जाते हैं तो शेड्यूल सी को हम बीएसपी के नाम से समझते हैं कि बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों के वो प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, इसमें भी कैटेगरीज बटी हैं, सी और सी1। सी और सी1 के अंदर है, सी के अंदर वो आते हैं जो पेरेंटल हम लोग यानी कि सीधे, पेरेंटल का मतलब सीधे इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी वेनस के अंदर। ठीक है, यानी कि सीधे इंट्रोड्यूस ब्लड में करते हैं। तो उसमें हमारे जो हैं कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें से मैं कुछ के नाम लूँगा आपके सामने ताकि आपको समझ। जैसे टीके हो गए हमारे, और हमारे हो गया आपका
जैसे हमारे सीरम हो गए, इनके लिए हम सी का यूज़ करते हैं, और C1 के अंदर हम नॉन पेरेंटल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा लीवर एक्सट्रैक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम सी के अंदर यूज़ करते हैं। शेड्यूल डी के अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्ट के लिए हमारे पास क्या रेगुलेशन है, किस कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो हमारे शेड्यूल डी के अंदर आते हैं। जैसे हमारा लैक्टोज बाहर से आता है, ठीक है, और हमारा एक मिल्क पाउडर होता है जिसमें से क्रीम निकाल दी जाती है, वो पाउडर भी हमारा बाहर से आता है। तो शेड्यूल डी के अंदर हम उसके बारे में बात करते हैं। शेड्यूल ई जो है वो ऑम्बिटेड है, लेकिन E1 के अंदर हम लोग बात करते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस। किस में वो पॉइजनस सब्सटेंसेस, जिसमें सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेदा के अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस उसकी सीरीज दी हुई होती है। शेड्यूल एफ के अंदर हम बात करते हैं अपना ब्लड बैंक को किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, और साथ में ब्लड के कंटेंट को कैसे अलग करेंगे, साथ में हम अलग अलग हैं कैटेगराइज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। साथ में हम बात करेंगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल या बैक्टीरियल वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है, उसके स्टैंडर्ड होंगे। एफएफ के अंदर, इसी में एफएफ के अंदर ऑप्थेल्मिक के बारे में हम बात करेंगे। शेड्यूल जी के अंदर हम बात करेंगे रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में। जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जैसे आपका दवाई सेट करते हैं ना, आपका दवाई सेट करते हैं शुगर की। अब शुगर की दवाई सेट करने के लिए हमें पता है कि भाई पेशेंट आएगा, डॉक्टर के पास आएगा, वो मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्रिड लेगा, मेटफॉर्मिन कितनी चाहिए, ग्लिम्प्रिड कितनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग शेड्यूल जी का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे वो मेडिसिन होते हैं जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने सुपरविजन में मेडिसिन को देता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ जी पे एग्जाम करते हैं, और सबसे पहले ड्रग और उसके बारे में बात तो कर लें। ड्रग और कॉस्मेटिक होते क्या हैं? ड्रग और कॉस्मेटिक आपके क्या है कि जी तक हमने बात कर ली, यहाँ से बात कर ली, ठीक है सर। शेड्यूल के लिए सबसे पहले हमने बात तो करी, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और तो सोचना है कि ड्रग और कॉस्मेटिक हैं क्या। ड्रग वो हैं जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर डायग्नोसिस के बाद जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है, उसके लिए जो सब्सटेंसेस देता है वो ड्रग्स हैं। और क्लीनिंग के लिए जो आइटम होते हैं, जो आउटर सरफेस यानी कि हमारे आउटर सरफेस को साफ करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो हमारे आते हैं कॉस्मेटिक के अंदर। शेड्यूल एच के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल एच आपका एच और H1 दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। एच के अंदर हमारा ये वो मेडिसिन हैं जो RX यानी कि आपका डॉक्टर के बिना आपको नहीं मिल सकती। H1 ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, H नॉर्मल शेड्यूल है। एच में अंदर वो मेडिसिन आएंगे जैसे बीपी की मेडिसिन आ गई, ठीक है, पेन किलर आ गया, लेकिन H1 के अंदर वो मेडिसिन हैं जिसमें भी आपका एक रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पेशेंट को ठीक करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा, उस दवाई का रिकॉर्ड 3 साल तक रखेगा, मैन्युफैक्चरर भी 3 साल तक रखेगा, रिटेलर भी उसको 3 साल तक का आपका उस रिकॉर्ड को रखेगा। शेड्यूल आई ओमिटेड हो चुकी है। शेड्यूल जे के अंदर हम लोग उस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, डिजीज़ की उस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस, जैसे आपका एड्स, मतलब हाइपोथेटिकली लोग कहते हैं कि मैं ठीक कर दूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। शेड्यूल के जो है वो एग्जेम्प्टेड है। शेड्यूल के अंदर हमारी वो मेडिसिन आती हैं जिसमें डॉक्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, विटामिन्स हो गए, और साथ ही आपके वेटनरी के कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जैसे फीडिंग सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी शेड्यूल ए के अंदर आती है। शेड्यूल आपका एल ओमिटेड कर दिया गया है। शेड्यूल एम सबसे बड़ा फील्ड होता है। शेड्यूल एम के अंदर शेड्यूल एम GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब बहुत ही कहा जाए तो 2023 के अंदर इसको थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया, थोड़ा सा और पावर दी गई शेड्यूल एम को। तो शेड्यूल एम जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से शेड्यूल टी भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो शेड्यूल एफ सबसे इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल एम सबसे इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल टी इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। शेड्यूल एम जो है वो आपका GMP है। शेड्यूल एम
1 के अंदर जो है वो आपका आता है पेरेंटल। शेड्यूल एम जो है वो ड्रग्स के लिए है, शेड्यूल M2 जो है वो कॉस्मेटिक्स के लिए है, शेड्यूल M3 वो आपका आता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, जो सब इंट्रावेनस जिसमें से जो इंट्रावेनस होती हैं, ठीक। और इसके लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, किस तरह से प्रीमाइसेस होना चाहिए, किस तरह से आपका प्रीमाइसेस होना चाहिए, किस तरह से आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस तरह से आपका वहाँ पर मैंस होने चाहिए, मतलब किस तरह से वहाँ पर आपका जो एजुकेटेड पर्सन हो किस तरह से हों, ठीक है। शेड्यूल उसके अलावा मशीन कौन कौन सी हों, जो ऐसे नहीं कि आपका जो है जो एसएस की बनी हुई हो, सीधी सीधी बात, ठीक। इसके अलावा इसमें मास्टर फाइल सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। वाटर सिस्टम कैसा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लीनिंग कितनी होनी चाहिए, साथ में ग्रेडिंग भी दी गई है, एयर हैंडलिंग यूनिट दी गई है, इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट या क्लीन रूम के लिए ग्रेडिंग भी दी गई है, जिसे ABCD के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से हम शेड्यूल एम के अंदर अगर बात करें तो अगर हम पार्ट्स में बात करते हैं तो शेड्यूल एम के अंदर 1A पेरेंटल प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है, तो 1B हमारा बात करता है आपका OSD के बारे में या कैप्सूल के बारे में। शेड्यूल और सॉरी शेड्यूल जो है आपका 1C बात करता है लिक्विड के बारे में, और शेड्यूल 1D जो बात करता है वह आपका बात करता है उस सरफेस लोशंस के बारे में, क्रीम के बारे में, जो ड्रग के अंदर आती हैं, कॉस्मेटिक के अंदर नहीं, ठीक है। शेड्यूल इसके बाद एम के बाद हम बात करते हैं शेड्यूल एन के बारे में। शेड्यूल एन कहता है कि मिनिमम कितने इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए हमारे इन सब एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द एनालिसिस हमारा शेड्यूल एन कहता है। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ जो है वो हमारा होता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। डिसइंफेक्टेंट में हमारा ब्लैक और वाइट फिनाइल दोनों होते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ इस स्टैंडर्ड के लिए शेड्यूल ओ को यूज़ करते हैं। शेड्यूल पी के अंदर हम लोग बात करते हैं ड्रग की लाइफ पीरियड क्या होनी चाहिए, लाइफ स्पान कितना होना चाहिए, लाइफ जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं वो सब कितनी होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये सब हमारा शेड्यूल पी के अंदर आता है। शेड्यूल क्यू के अंदर आता है हमारा कि हम जो कॉस्मेटिक है उसमें हम कौन कौन सी डाई कौन कौन से पिगमेंट का यूज़ करेंगे, उसकी एक सीरीज़ बनाई गई है, वो सब है। शेड्यूल आर जो है वो हमारा कॉन्डम्स के शेड्यूल्स के लिए आता है। शेड्यूल एस जो हमारा आता है वो किस तरह से कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन होगी, ठीक है, अपनी प्रीमाइसेस में, तो वो हमारा आता है शेड्यूल आर के अंदर। शेड्यूल एस के अंदर, शेड्यूल एस के बाद हम बात करते हैं शेड्यूल टी के अंदर। शेड्यूल टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनानी सिद्ध और आयुर्वेदिक के लिए। क्या GMP हमारा फॉलो होना चाहिए, वो GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये हमारा आ गया शेड्यूल टी के अंदर। शेड्यूल यू के अंदर आता है हमारा BMR की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। BMR मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारी शेड्यूल यू में आती है। डिटेल में बताऊँगा, डिटेल जो है अगली क्लिप में होगी। और साथ ही साथ हमारे शेड्यूल यू के अंदर आता है जो हमारे शेड्यूल यू के अंदर आता है कि रॉ मटेरियल के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। शेड्यूल वी के अंदर हमारे पास आता है कि हमारा जो शेड्यूल वी के बारे में जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है ये पेटेंटेड मेडिसिन है। मान लीजिए मैंने कोई मेडिसिन डिस्कवर करी है, मैं एक डॉक्टर हूँ या MP हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, कोई मेडिसिन मैंने अगर डेवलप करी है तो उसका प्रोप्राइटर कौन होगा, मैं हूँ ना। तो ये पेटेंटेड ड्रग होगी। जैसे हम लोगों ने नाइजीरिया के अंदर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाइकोसिन मेडिसिन थी जिसमें हमने सिकल सेल एनीमिया के लिए काम किया था, और वो हमारा एक पेटेंटेड मेडिसिन थी। शेड्यूल W ऑम्बिटेड हो चुका। शेड्यूल X हमारा जो है वो है शेड्यूल X हमारे नार्कोटिक मेडिसिन के बारे में। और शेड्यूल Y जो है वो भी हमारा न्यू ड्रग के डेवलपमेंट
और उसकी क्लिनिकल ट्रायल के बारे में है। तो इस तरह से हम शेड्यूल्स को यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोगों को आईएस के स्टैंडर्ड मानने पड़ते हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड मानने पड़ते हैं, और मानने इसलिए पड़ते हैं कि ह्यूमैनिटी सेफ रहे, बीआईएस के स्टैंडर्ड मानने पड़ते हैं, और साथ साथ आईसीएस के स्टैंडर्ड भी मानने पड़ते हैं। तो यहीं पे हम क्लिक को बंद करते हैं। थैंक यू।